समझ लो, आगे का टॉपिक हमारा बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपने क्या देखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे काफी सारे टॉपिक हैं। पैसे की प्लानिंग करना, पैसा कहां से आएगा, कहां लगाएंगे, प्रॉफिट कितना रखेंगे, प्रॉफिट कितना बांटेंगे, फाइनेंस का कंट्रोल कैसे होगा, कैश मैनेजमेंट कैसे होगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होगा, वर्किंग कैपिटल डिसीजन कैसे होंगे। तो ये सारी बातें किस में आ रही थी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब ऐसा समझ लो, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। अब यही टॉपिक हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या मीनिंग है। तो मीनिंग से पहले पैराग्राफ दिया हुआ है, कह रहा है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो कोई भी बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, हर बिजनेस में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग तो करनी पड़ती है। घर की भी बात कर लो, घर में कोई शादी है, ब्याह है, घर का खर्चा चलाना है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग तो करते ही है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हर जगह पे कहीं ना कहीं होती भी है, चाहे वो घर हो, चाहे बिजनेस हो, बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो आप हर जगह करते ही हो। तो कहता है इस फंक्शन को हमें क्या करना है, केयरफुली, बहुत ध्यान से परफॉर्म करना होता है। क्योंकि इसके अंदर हम ये देखेंगे कि पैसा कहां से आने वाला है और पैसे को हम कहां पर प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं। तो जो भी आप पैसे की प्लानिंग करो, वो बहुत केयरफुली होनी चाहिए, सोच समझकर आपको केयरफुली प्लानिंग करनी चाहिए। और जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करो, तो आप ऐसा ध्यान में रखो कि जो भी पैसा आए, वो आपके पास सस्ते से सस्ता तरीके से आए और उसको आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर पाओ। मान लो आपको लोन की जरूरत है, तो आप लोन वहां पे लोगे जहां से आपको सही रेट मिलने वाला है। अब एक जगह से लोन आपको मिले 7% पे, दूसरी जगह से आपने लोन पता किया, वहां मिल रहा है 6% पे, एक जगह पे और लोन पता किया तो वो लोन मिल रहा है आपको 5.5% पे। तो आप क्या करोगे, 5.5% वाला लोन लेना पसंद करोगे। मतलब जब भी फाइनेंशियल की प्लानिंग करो, पैसा अरेंज करने की प्लानिंग करो, तो आप ये भी ध्यान में रखो कि पैसा जब आप अरेंज करोगे, तो वो सस्ते से सस्ते दाम पर आपके पास आना चाहिए। और जब पैसा आ गया, तो ये भी सोच लो कि पैसे को आपने ढंग से, सही तरीके से, सही जगह पे यूटिलाइज भी करना है, प्रॉपर तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। तो यहां पर जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मीनिंग है ना, आप मीनिंग को बहुत ध्यान से समझ लेना। क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग के मीनिंग के अंदर ना दो बातें आई हैं। पहला व्यू क्या है, पहला व्यू है नैरो कॉन्सेप्ट। नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब कुछ सिकुड़ा हुआ सिद्धांत। फिर एक आया ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बड़े वाला सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत तो समझ लो कि थोड़ा सिकुड़ा हुआ है, नैरो। दूसरे वाला जो सिद्धांत है, जो दूसरे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, वो थोड़ा सा बड़े वाला कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल प्लानिंग का पहले वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जिसको हम नैरो कॉन्सेप्ट भी बोल रहे हैं। नैरो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, नैरो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग के दो कॉन्सेप्ट हैं। हालांकि मैंने आपको क्या बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग के मेरे पास टोटल कितने व्यू हैं, पहला व्यू और ये दूसरा व्यू। पर जो पहला जो व्यू है ना, इसके अंदर भी दो व्यू हैं, पहला व्यू और दूसरा व्यू। तो जो हमारा नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है, इसमें कुछ ऑथर ने, कुछ लेखकों ने क्या बोला है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हम सिर्फ पैसे की एस्टिमेशन और पैसे की फोरकास्टिंग के बारे में सोचते हैं कि पैसा कितना चाहिए, पैसे का कितना अनुमान है, मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमको पैसे की जरूरत कितनी है। बट इसी के अंदर हमारा एक कॉन्सेप्ट और है, जिसको हम कहते हैं सेकंड व्यू। सेकंड व्यू के अंदर कुछ ऑथर ने बोला कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में सोचना। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में सोचने का मतलब क्या, कि कितना पैसा शेयर कैपिटल से आएगा, कितना पैसा प्रेफरेंस शेयर से आएगा, कितना डिबेंचर से आएगा, कितना पैसा हम खुद का यूज करने वाले हैं, कितना पैसा पब्लिक डिपॉजिट से आने वाला है। तो ये हो गया ब्रॉडर से भी थोड़ा सा पीछे का कॉन्सेप्ट, इसको हम बोलेंगे सेकंड व्यू। तो हमारा जो नैरो व्यू है, नैरो व्यू के अंदर दो बातें हैं। पहली बात के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं, पहली बात के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब सिर्फ इतना सा है कि पैसे की रिक्वायरमेंट के बारे में पता लगा लो कि पैसा कितना चाहिए।
अब नैरो कॉन्सेप्ट के अंदर ही जो दूसरा व्यू है वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि हमको ये भी पता लगाना है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कितना पैसा शेयर कैपिटल से, कितना डिबेंचर से, कितना प्रेफरेंस शेयर से, कितना पब्लिक डिपॉजिट से, ये सारी बातें भी किस में बोल रहे हैं, नैरो कॉन्सेप्ट में। तो नैरो कॉन्सेप्ट में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक सिंगल लाइन वाला, एक फ्री मल्टीपल लाइन वाला। तो ये था हमारा नैरो कॉन्सेप्ट। अब नैरो कॉन्सेप्ट के बाद हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। अब ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि आपको बिजनेस में कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है इसका एस्टिमेशन लगाना, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, पैसे को यूज करने के लिए हमारी जो पॉलिसीज होंगी वो लगा के चलो, और हमने क्या करना है, पैसे को कंट्रोल कैसे करना है, और पैसे को एलोकेट कैसे करना है, पैसा कहां पर कितना कितना लगाना है, और पैसे को हमने कैसे यूटिलाइज करना है। ये सारी की सारी बातें किस में आ गई, फाइनेंशियल प्लानिंग में। नैरो कॉन्सेप्ट में छोटी सी बात, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में सारी बातें आ गई पैसे को लेकर, पैसे का कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, कितना पैसा कहां से आने वाला है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होगा, पैसे को हम मैनेज कैसे करेंगे, अरेंज कैसे करेंगे, पैसे को लगाएंगे कहां पे, और पैसे के ऊपर हम क्या करेंगे, उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसका हम सदुपयोग कैसे करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के यहां पर दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। इस फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या उद्देश्य हैं। सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते क्यों हैं। हमारे पास प्रॉपर तरीके के फंड आ जाएं, और हमारे पास जो फंड आ जाए वो इस तरीके से होने चाहिए कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, हमारा जो पैसा हम जो अरेंज कर रहे हैं उसके ऊपर जो खर्चा हो हमारा मिनिमम से मिनिमम हो। मतलब जो हमको पैसे के ऊपर इंटरेस्ट देना है, या फंड्स वापस देने हैं, या अगर आपको डिविडेंड देने हैं, तो वो हमारे कम से कम होने चाहिए। तो आपको कॉस्ट भी ध्यान रखनी होती है। फिर अगर आपको प्लानिंग में चेंज करना पड़े तो प्लानिंग में चेंज भी हो जाना चाहिए। मतलब जो आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर आपको चेंज करना पड़े तो वो चेंज आप अपनी मर्जी से कर सको। फिर चौथी बात, जो कैपिटल स्ट्रक्चर आप डिसाइड करते हो वो सिंपल होना चाहिए। फिर हमारे पास अगर खड़े पैर पर किसी को पैसा देना पड़ जाए, लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास सफिशिएंट होना चाहिए प्रॉपर मात्रा में। मतलब अगर आपके पास सिर के ऊपर कोई खड़ा हो जाए ना कि भाई मैंने तेरे को 2 दिन पहले उधार दिया था, मेरा पैसा अभी वापस कर, तो आपके पास सफिशिएंट फंड जेब में होना चाहिए कि ले भाई तेरा पैसा तू अभी ले जा। या किसी ने आपको बोल दिया कि भाई 5 दिन के बाद पैसे दे दियो, तो आपके पास प्रॉपर पैसा टाइम पर होना चाहिए। लिक्विडिटी, तरलता पैसे के मामले में आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी बातें फाइनेंशियल प्लानिंग में ही है। ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल प्लानिंग की हम यहां पर 3 टाइप स्टडी करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म है वो 1 साल की या 1 साल के अंदर की बात कर रहा है, जो मीडियम टर्म है वो 5 से 7 साल की बात कर रहा है, और जो लॉन्ग टर्म है ऐसा समझ लो कि 7 साल से ज्यादा की बात कर रहा है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, फाइनेंशियल प्लानिंग हम 3 तरीकों से कर सकते हैं, या तो छोटे वक्त के लिए सोच लो, या मीडियम टाइम के लिए सोच लो, या लॉन्ग टर्म के लिए सोच लो। अगर आप छोटे टाइम के लिए सोच रहे हो तो समझ लीजिए कि आप 1 साल या 1 साल से अंदर की ही बात कर रहे हो। मीडियम टर्म के अंदर 5 से 7 साल की आप बात सोचते हो, लॉन्ग टर्म के अंदर आप 7 साल से ज्यादा की प्लानिंग करते हो। सिंपल सी बात, 3 डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग 1 साल की प्लानिंग आप कह सकते हो। तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग को हम बजटिंग या प्रॉफिट प्लानिंग भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग को हम क्या कहते हैं, बजटिंग या प्रॉफिट प्लानिंग। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा कितना चाहिए, तो इसके लिए हम सफिशिएंट लिक्विडिटी को अपने पास रख के चलते हैं, क्योंकि हमको ना कुछ बजट बनाने होते हैं, वो बजट के लिए हमको पैसा चाहिए होता है। तो इसके लिए, इस टाइप की प्लानिंग के लिए हम क्या करते हैं, सेल बजट बनाते हैं, कैश बजट बनाते हैं, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट रेडी करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया। मतलब ये वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है जिसमें हम 1 साल की बात कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए, या ऐसा लगा लो कि डेली रूटीन के लिए पैसा चाहिए, और इसके लिए हम क्या करते हैं,
कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट या कुछ और स्टेटमेंट भी रेडी करते हैं। तो ये है हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्लानिंग के ऊपर, दैट इज मीडियम टर्म। तो मीडियम टर्म के अंदर मैंने आपको पहले एक बात क्लियर कर दी है, ये कितने टाइम के लिए है, 5 से 7 साल वाली प्लानिंग। तो 5 से 7 साल वाली प्लानिंग को हम बोलते हैं मीडियम टर्म प्लानिंग। तो इसके अंदर हम पैसा क्यों ले रहे हैं, पैसे की बात हम क्यों सोचेंगे, क्योंकि हमको अपनी एसेट्स को क्या करना है, मेंटेन करना है। टूल्स, छोटे छोटे औजार खरीदने हैं, रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट की एक्टिविटीज करनी है, हमको अगर एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी वो प्लानिंग होती है जो 5 से 7 साल के लिए होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम अपनी एसेट्स को मेंटेन कर रखना चाहते हैं, रख रखाव करना चाहते हैं, कुछ हमको औजार खरीदने हैं, कोई रिसर्च करनी है, और कोई ना कोई बिजनेस वाला काम हमारा रनिंग में आता रहे, या आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल चाहिए, मतलब अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। आगे है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग भी मैं आपको पहले से बता चुका हूं, ये वो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जो 7 साल से ज्यादा की प्लानिंग होती है, ऐसा समझ लीजिए। तो इसके अंदर हम क्या सोचते हैं, इसके अंदर हम वो पॉलिसीज या प्रोग्राम बनाते हैं जो फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए होते हैं, या फिक्स एसेट को रिप्लेस करने के लिए होते हैं, या बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए, या बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग 7 साल से ज्यादा की प्लानिंग क्यों करते हैं, एसेट्स खरीदनी है, एसेट्स में पैसा लगाना है, किसी एसेट को रिप्लेस करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेना है, या आपने बिजनेस को ग्रो कराना है, या कोई नई यूनिट खोलनी है, बिजनेस एक आपने नया खड़ा करना है, बिजनेस की एक्सपेंशन करनी है। तो इन सारी बातों के लिए आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो तीनों के अंदर सिंपल सा डिफरेंस है, 1 साल, 5 से 7 साल, 7 साल से ज्यादा। छोटे छोटे वक्त की प्लानिंग, वर्किंग कैपिटल के लिए प्लानिंग, एसेट्स को मेंटेन रख रखाव करने के लिए प्लानिंग, और इसमें एसेट्स को खरीदना, एसेट का रख रखाव करना, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसी के साथ साथ बिजनेस को बड़ा करना, बिजनेस को ग्रो कराना, ये सारी डिसीजंस, ये सारी प्लानिंग किस में आ गई है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आई होप यहां तक का टॉपिक अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहां तक का टॉपिक क्लियर हो गया, तो बताओ मैं फिर आगे चलता हूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सभी जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 4, ओके महिमा, थैंक यू। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के हमारे पास कौन कौन से स्टेप हैं, सिंपल सी बात, पहली बात सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे फाइनेंस की हम जो बात कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब हमने जो प्लान किया, हमने प्लान 3 टाइप का सीखा अभी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी फर्म के, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, इन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कितना कितना पैसा चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने वक्त के लिए चाहिए, ये सारी बातें हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। ये सारी बातें जब हम डिसाइड करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज डिटरमिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। फिर हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती है ना, उसको हम बनाते हैं। अब पॉलिसीज बनाने का काम किसका होता है, टॉप मैनेजमेंट का होता है। अब टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर की हेल्प से क्या बनाने वाला है, पॉलिसीज बनाने वाला है। तो पॉलिसीज के अंदर वो क्या पॉलिसी बना सकता है, वो पॉलिसी कैपिटलाइजेशन को हो सकती है, कैपिटल स्ट्रक्चर को लेकर हो सकती है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को लेकर हो सकती है, फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट को लेकर हो सकती है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लेकर हो सकती है, डिविडेंड पॉलिसी को लेकर हो सकती हैं। तो पहले नंबर पे तो मैंने क्या किया, पहले नंबर पर मैंने पैसे की प्लानिंग की, पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए कितना कितना चाहिए, कितने वक्त के लिए चाहिए, पता चल गया। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप क्या करो, फाइनेंशियल मैनेजर से पॉलिसीज बनवा लो। अब टॉप मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजर को बुलाएगा, बोलेगा पॉलिसीज बना। तो पॉलिसीज कौन कौन सी हो सकती हैं, ये सारी पॉलिसीज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिविडेंड हम डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब हमने पॉलिसीज बना ली, तो ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप।
अब पॉलिसीज बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सारे प्रोसीजर फिक्स करने वाले हैं। क्या पैसा कहां से आएगा, उसका आने का प्रोसेस क्या होगा, पैसा अगर यहां से आएगा तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, पैसा कहां पे कितना लगाने वाले हैं। तो ऐसा लगा लो कि सेकंड नंबर के बाद अब थर्ड नंबर पे क्या करने वाले हो, सारे के सारे प्रोसीजर फिक्स करने वाले हो। प्रोसीजर फिक्स हो गया तो चौथे नंबर पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको कभी खड़े पैर पर प्लानिंग के अंदर, ऑब्जेक्टिव के अंदर, पॉलिसीज के अंदर, प्रोसीजर के अंदर अगर चेंज करना पड़ गया तो वो चेंज करना आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना हम कुछ प्लानिंग करके बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं कि काम वैसा ही होना चाहिए जैसे डेली रूटीन की लाइफ के अंदर। कभी कभी हमने सामने वाले को कोई बात बोल दी, अब हमारी ईगो बीच में आ जाती है कि भाई जो मैंने बात बोल दी ना वो मैंने बोल ही दी, अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। कभी कभी लाइफ में पता भी होता है कि ये बात जो मैंने सामने वाले को बोली है ना वो गलत बोली है, पर फिर भी हमारी ईगो आगे आ जाती है कि भाई मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा, वो बात हमको पता होती है। इसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग में वो क्या कह रहा है कि जब आप प्लानिंग करो तो प्लानिंग कुछ इस तरीके से करो कि आप कभी भी उस प्लानिंग में, पॉलिसीज में, प्रोसीजर में या जो भी बात आप डिसाइड करके चल रहे हो उसमें जो भी आपको कभी भी चेंज करना पड़े तो वो चेंज हो जाना चाहिए। तो प्लानिंग जब भी करो इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग मत करो कि आप खुद ही उसको चेंज ना कर पाओ। तो प्लानिंग जब भी आप करते हो तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट बदलता रहता है। तो इन्वायरमेंट जब बदलता रहता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लानिंग भी इस तरह से करनी है कि आप टाइम से अपने ऑब्जेक्टिव्स में, अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोसीजर में जब मन का चाहो तो आप उसमें चेंज कर पाओ। आई होप ये जो मैंने आपको प्लानिंग के अभी स्टेप्स बताए हैं आप सबको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले क्या था, फर्म के ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पता कर लो, फिर पॉलिसीज बना लो, फिर प्रोसीजर रेडी कर लो, फिर उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी है, मतलब अगर आप चाहो तो उसको टाइम से चेंज भी कर पाओ। तो ये था टॉपिक हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के स्टेप्स। दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। बिजनेस अगर आपका बड़ा है तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ी करनी पड़ेगी, बिजनेस अगर आपका छोटा है तो फाइनेंशियल प्लानिंग कम होगी। आपके प्रोडक्ट अगर डेली रूटीन में सेल हो जाते हैं तो पैसा आ जाता होगा तो प्लानिंग आपको उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। आपका पैसा अगर लंबे समय तक फंसा रहता है तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग उस अकॉर्डिंग भी अलग करनी होगी। तो बिजनेस का नेचर भी ये आपको बताएगा कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। दूसरी बात, डिग्री ऑफ रिस्क। रिस्क ज्यादा है तो पैसा ज्यादा चाहिए आपको, रिस्क कम है तो पैसा भी कम चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हैं जो ये डिसाइड कराएंगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी कैसे होनी चाहिए। तीसरी बात वो क्या कह रहा है, तीसरी बात कर रहा है स्टैंडिंग ऑफ द कंसर्न। मतलब लोगों को पैसा पे कर देती है, अगर हम लोगों को टाइम से पैसा पे करते रहते हैं तो पैसा आपको ज्यादा चाहिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको वैसी करनी पड़ेगी। अगर हम लोगों को पेमेंट पे करते हैं 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 5 साल के बाद, तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं चाहिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको वैसे भी करनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी आप करो तो बिजनेस का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी देख लो, इन्वेस्टर्स को देख लो, लोगों को देख लो, वो आपको पैसा कब मांगते हैं, कैसे मांगते हैं, कितने वक्त में पैसा देना पड़ता है। तो ये सारी बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं, किसके लिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए। तो अगर आपको फ्यूचर ग्रोथ को देखना है, भविष्य के बारे में सोचना है, तो हम उसको भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग को ध्यान में रखना चाहिए। अगली बात, अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। पैसे को अरेंज करने के काफी सारे सोर्सेज होते हैं, तो ये बातें भी आपकी डिसाइड कराने वाली है कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करने वाले हो। क्योंकि सोर्सेज के अंदर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, प्लगिंग बैक को प्रॉफिट्स, पब्लिक डिपॉजिट, यहां से आपका पैसा आ सकता है। तो ये सारी बातें भी आपको डिसाइड करा देती हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होने वाली है। अगली बात है एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी डिपेंड कराता है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड अच्छा है तो प्लानिंग आपकी अच्छे जाने वाली है। अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड, सोचने का तरीका, देखने की क्षमता, हमारा दृष्टिकोण है ना बातों को देखने का, समझने का, फ्यूचर की ग्रोथ को देखने का, तो अगर वो अच्छा नहीं है तो हम प्लानिंग भी अच्छी नहीं करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर
मैनेजमेंट का एटीट्यूड भी बहुत डिपेंड करता है कि उनका एटीट्यूड कैसा है। अगला है गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड कंट्रोल। तो जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करो तो हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज और कंट्रोल को भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी कभी एक स्ट्रिक्ट प्लानिंग करती है, स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन बना देती है, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है। इसके साथ साथ है, अगर बार बार टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर के टेस्ट में, कंपटीशन के अंदर चेंज हो रहा है, तो इन सारी बातों को ध्यान में भी रखना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। अगला है सिग्निफिकेंस है, मतलब बोले तो क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस के अंदर जो पहली बात है वो यही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों करते हैं। बिजनेस की एक्टिविटीज को हम डेली रूटीन के अंदर अच्छे से कुशल तरीके से रन कर पाए। हमारा प्रोडक्शन का काम, मार्केटिंग का काम, सेल का काम, परचेज का काम, सेल का काम, ये सारे काम अगर आप ढंग से करना चाहते हो, आपके सारे काम बिजनेस के प्रॉपर तरीके से चलते रहें, तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है और इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग का इंपॉर्टेंस भी है। अगली बात है इंश्योर्स लिक्विडिटी। तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग ढंग से कर लेते हो तो इसका बेनिफिट क्या होता है। इसका बेनिफिट ये भी होता है कि आपके पास टाइम से प्रॉपर तरीके से कैश रखा रहता है, लोगों को आप टाइम से पेमेंट कर पाते हो और उनको टाइम से पहले बता भी पाते हो कि भाई मैंने तेरे से पैसा लिया है, तेरे को मैं पक्का 4 महीने के बाद दे दूंगा। तो अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग की ही नहीं, आपने जब कुछ प्लानिंग की ही नहीं, क्या सामने वाले को बता पाओगे कि पैसा तेरे को कितने टाइम में वापस दूंगा? नहीं बता पाओगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप कर लेते हो तो आपको अपनी लिक्विडिटी के बारे में पता होता है कि कितने टाइम में हम सामने वाले को पैसा रिटर्न कर पाएंगे। अगली बात है हमारी हेल्पफुल इन प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। मतलब हम ये देखेंगे कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स में पैसा कितना लगा रहेगा। तो फिक्स्ड एसेट के अंदर पैसा कितना लगा रहेगा, फ्यूचर की हमारी कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, इन सभी को डिसाइड करने के लिए हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है। अगला है हेल्पफुल इन द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर आपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली है तो इसके अंदर आपको ऑलरेडी पता होता है इक्विटी शेयर से पैसा, प्रेफरेंस शेयर से, डिबेंचर से, रिटेन्ड अर्निंग, पब्लिक डिपॉजिट, इन सभी से पैसा कितने कितने अमाउंट में और कितने कितने रेशो में आने वाला है। तो ये सारी बातें आपको कहां पे पता चलती हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जब आप करते हो तो आप कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पहले से ही डिसाइड कर लेते हो। अगली बात है हेल्पफुल इन द एस्टिमेशन ऑफ द बिजनेस, सॉरी एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपको बिजनेस को बड़ा करना है, ग्रो कराना है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी ही होगी। इसलिए बिजनेस को ग्रो कराने में, बिजनेस को बड़ा करने में फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं आगे फाइनेंशियल प्लानिंग की कुछ प्लानिंग की कुछ लिमिटेशन, कुछ कमियां। ये कमियां कौन कौन सी है, ध्यान से देख लेते हैं। पहला, डिफिकल्टी इन द फोरकास्टिंग। आप कितने भी बड़े महारथी क्यों ना हो, आप अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते। आप कितनी भी बड़ी प्लानिंग क्यों ना करो, फ्यूचर कभी भी फेल हो सकता है। जैसे कुछ 2-3 वीडियो में पहले मैंने कोरोना का एग्जांपल लिया था। मैंने प्लानिंग करके रखी हुई थी कि मैं 2020 अप्रैल के अंदर मान लो मैं कर्नाटक घूमने के लिए जाऊंगा। क्या हुआ? सडनली लॉकडाउन लग गया। आपने प्लानिंग करके रखी हुई थी कि अप्रैल के अंदर मैं मेरा बिजनेस खड़ा करूंगा, तो क्या हो गया? आपका कोरोना की वजह से सारा सिस्टम डम पड़ गया। तो कहीं ना कहीं जो प्लानिंग आप करते हो उसकी वजह से आपका जो भविष्यवाणी करना है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। प्लानिंग करना गलत नहीं है, सोचना गलत नहीं है, मेंटली प्लानिंग करना गलत नहीं है, पर उसकी वजह से फ्यूचर एज इट इज होगा, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बट आपको काम करना बंद नहीं करना होता है, पर फिर भी ये लिमिटेशन हमारी पहली है कि भविष्यवाणी करना हमारी डिफिकल्टी होती है। डिफिकल्टी इन चेंज। जब आप एक बार प्लानिंग कर लेते हो ना, तो आपको चेंज करने में बहुत दिक्कत आती है ना। मान लो आप 1 महीने से प्लान कर रहे हो दिल्ली जाने का, अब किसी ने और आपको अब बात बता दी, तो अगर आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा एकदम से, तो क्या दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो प्लानिंग के अंदर चेंज करना, बातों को हटाना, दूर करना, चेंज करना, बदलना, तो ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी करती हैं। आगे है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब किसी भी बिजनेस के अंदर अकेले तो काम चलता नहीं है। एक फर्म के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पर्सोनल डिपार्टमेंट, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, फाइनेंस, ऑफिस डिपार्टमेंट।
आपको इन सारे डिपार्टमेंट के अंदर क्या बना के रखना है, तालमेल बना के रखना है। ये सारे डिपार्टमेंट वाले लोग आपस में मिलजुल कर काम करते रहे। अब मिलजुल कर काम तो तभी करेंगे ना जब इनका कोऑर्डिनेशन होगा। तो जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो इन सब के अंदर कभी कभी कोऑर्डिनेशन नहीं होता। ये बंदा, ये डिपार्टमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ये डिपार्टमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं कमी है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग की एक बहुत बड़ी क्या होती है, लिमिटेशन होती है। ये लोग आपस में कभी कभी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब जो नेक्स्ट